everyone. Today we will start our new unit, Unit 3rd and Chapter 5 Laws of Motion. ये जो चैप्टर है इससे पहले आपने क्लास 9th में भी ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। और लॉज ऑफ मोशन में आपने अबाउट फोर्स, उसके बाद आपने इनर्शिया, एक्सेलरेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा एंड 3 लॉज ऑफ मोशन जिनको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के नाम से भी जानते हैं। और उससे रिलेटेड एक्सप्रेशंस आपने पढ़ी है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा है। अब वही जो चैप्टर है हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी पता लगेंगी, एडवांस भी पता लगेंगी। क्यों? क्योंकि क्लास 9 का जो स्टैंडर्ड है और जो क्लास 11 का स्टैंडर्ड है, वो क्लास 11 का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई आ जाता है क्लास 9 से। तो अगर आपने क्लास 9 अच्छे से नहीं भी पढ़ी है, अगर आप ये वीडियोस देखते हैं क्लास 11 की लॉज ऑफ मोशन की, तो आपका बेस यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो फोर्स से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। आपको पता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है अगर वो रेस्ट में रखी हुई है, ठीक है, और इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे मोशन में लेके आऊँ तो ये मोशन स्टेट तभी पकड़ेगा जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने किसी एक मैग्नेट के बगल में कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल होगा। तो ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू फोर्स की वजह से। तो इट मीन्स कि जब हम फोर्स की बात करते हैं, किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करने की बात करते हैं, कि ज़रूरी नहीं होता कि उस बॉडी के साथ एक फिज़िकल कांटेक्ट भी बना के रख पाएँ। फोर्स जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के थ्रू भी लग सकता है। तो इसी हिसाब से आपने पढ़ा कि जो फोर्स है वो क्या है? इट इज़ अ पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ई बॉडी। मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ को रेस्ट में लेके आना है, मूविंग बॉडी को रेस्ट में लेके आना है, या रेस्ट बॉडी को मोशन में लेके आना है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी है, स्पीड चेंज करना है, तो उन सभी के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ऐसे ही आपने पढ़ा कि जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो आप अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या है? न्यूटन है। जब भी हम एसआई यूनिट लिखते हैं तो ऑलवेज जिस भी साइंटिस्ट के नाम से वो उसकी एसआई यूनिट पड़ी है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है ऑलवेज स्मॉल ही लिखते हैं, लेकिन जब डिनोशन लगाते हैं तो डिनोशन के लिए कैपिटल लेटर में उसे लिखा जाता है। या फिर हम फोर्स की एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के अभी मैंने बताया कि एक तो वो फोर्स जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उस बॉडी के साथ एक फिजिकल कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत है, तभी जाके उस बॉडी पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। जैसे कि ये डस्टर है, ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, अभी ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर मुझे इसे मोशन में लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स कैसे लगाना पड़ रहा है? दूर से नहीं लगाना पड़ रहा ना, उसके कांटेक्ट में आना पड़ रहा है। तो ऐसे फोर्स जो एक्ट होते हैं किसी भी बॉडी पे, कब? जब हम उसके साथ कोई एक्चुअल कांटेक्ट बिठाते हैं, एक्चुअल कांटेक्ट रखते हैं, तो ऐसे टाइप के फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। और ऐसे फोर्स जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ही दूसरी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप के फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या है? एक फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपने पढ़ा होगा कि जब तक बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो तब तक उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अपोजिंग फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है। ऐसी टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स जैसे कि कोई स्ट्रिंग हो गई, रोप हो गई, रस्सी जिसे हम कहते हैं, तो जब हम उसे खींचते हैं तो जब तक उसके साथ क्या ना लगे, वहाँ पे कोई खिंचाव ना हो, तो तब तक वो टेंसाइल या फिर वो जो हमारे पास क्या होता है, उसका टेंशन जो होता है उस पर नहीं एक्ट करता है। तो टेंशन ऑलवेज एक्ट करता है फिजिकल कांटेक्ट फॉर्म में। ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन, ये अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे। एयर रेजिस्टेंस, जो भी एयर रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि अगर कहीं पे कोई बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है तो एयर का रेजिस्टेंस उस बॉडी को क्या करेगा? अपोज करेगा, उस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। तो एयर रेजिस्टेंस भी बॉडी के कांटेक्ट के साथ लगता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स की क्या बात होती है? नॉन कांटेक्ट फोर्स
ऐसे फोर्सेस बताए ना जो थोड़ा डिस्टेंस से लगते हैं। तो अभी बताया एक एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो भी नॉन कांटेक्ट होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों पे अगर हम देखें तो अपोजिट चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, दूरी पे हो रहा है, एक डिस्टेंस पे हो रहा है। तो ऐसे फोर्सेस क्या होता है हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गए, मैग्नेटिक फोर्स हो गए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स जो आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जिसकी वजह से हम यहाँ पे अर्थ में ग्राउंडेड हो रखे हैं, ग्राउंड में चल रहे हैं या फिर हम इस अर्थ में रुके हुए हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बस हमें एक्ट करता हुआ लग रहा है कि जब हम बॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो बॉल अर्थ की ग्राउंड की तरफ खींची चली जा रही है। तो वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है। अब थोड़ा सा इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। जब यहाँ पे फोर्स की बात हो रही थी कि किसी भी बॉडी को चलने के लिए वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे एक ग्रीक थिंकर थे, ठीक है, ग्रीक थिंकर थे जो सिर्फ क्या करते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, जिनको हम दूरदर्शी भी कहते हैं। ये ग्रीक के थे, ग्रीस, तो इसीलिए इनको बोला जाता था ग्रीक थिंकर। और ये कब की बात है, 384 से 322 बिफोर द क्राइस्ट के बाद, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट की बात है ये। जब भी हम बीसी फॉर्म में लेते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं ईयर को। तो उस टाइम पे ये क्या करते थे, ये इनकी बहुत ज़्यादा जो दिमाग था दूरदर्शिता वाला था। तो इन्होंने उस टाइम पे ये अपना व्यू दिया कि जैसे हम बात कर रहे हैं किसी भी रेस्ट बॉडी की, चलो ये तो हमें पता है रेस्ट बॉडी मोशन में आ रही है किसी एक एक्सटर्नल फोर्स के साथ, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इससे पहले चैप्टर्स में आपने अच्छे से पढ़ लिया। यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है कि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं कि जब वो बॉडी ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट फॉर्म में, मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में वो चल रही है, तो इट मीन्स उसकी स्पीड इतनी ही बनी रहेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो क्या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो एरिस्टोटल ने यहाँ पे ये ज्ञान दिया कि जैसे एक एरो है, ठीक है, जैसे तीर है, आपने एक क्या करा, बो के थ्रू तीर छोड़ा, तो वो तीर जब ट्रैवल करते हुए जा रहा है तो उस पर वो आगे की तरफ यूनिफॉर्म मोशन कैसे कर रहा है, क्योंकि एयर उस पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, कंटिन्यूस फॉर्म में फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ जा रहा है। तो एरिस्टोटल ने वहाँ पे एक फैलेसी दी। फैलेसी का मतलब होता है कि रॉन्ग इंस्टिंक्ट। रॉन्ग इंस्टिंक्ट का मतलब कि उन्होंने जो चीज़ बोली हो बाद में वो चीज़ रॉन्ग हो जाए, तो उन्होंने यहाँ पे एक फैलेसी दी। फैलेसी क्या बोला कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो इट मीन्स उस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे बताई। अब देखिए आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के 17th सेंचुरी की बात है, 17th सेंचुरी की बात है। सबसे ग्रेट साइंटिस्ट कौन, गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली आए, तो इन्होंने सबसे पहली फाउंडेशन रखी किसकी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बताया था ना स्टार्टिंग में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिनकी स्पीड बहुत ही लो होती है, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स की एक फाउंडेशन रखी। फाउंडेशन रखते हुए इन्होंने यहाँ पे गैलीलियो ने क्या करा, बहुत सारे नंबर ऑफ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे इंक्लाइंड प्लेन के साथ और बॉडी के साथ। तो एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकल के आता है, और कंक्लूजन में इनका क्या निकल के आया आंसर कि यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई बॉडी कर रही हो, इसे हटा देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई बॉडी कर रही हो, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई बॉडी चल रही हो, तो उस पे कोई भी फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता। इट मीन्स कि यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इट मीन्स कि गैलीलियो ने एरिस्टोटल के व्यू को गलत साबित कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है,
ठीक है, रेस्ट में है मतलब उसकी स्पीड क्या है, अगर ज़ीरो है या वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, कितनी स्पीड के साथ, समझ लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 20 मीटर पर सेकंड के साथ, तो तभी भी उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस केस में उन्होंने ये बोला कि एक रेस्ट बॉडी और एक यूनिफॉर्म मोशन की बॉडी फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या रहती है, सेम टू सेम रहती है, मतलब दोनों पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता। ठीक है, तो गैलीलियो ने एक यहाँ पे न्यू वर्ड यहाँ पे निकाला, जिसको हम कहते हैं, टर्म यहाँ पे निकाला, कॉइन किया, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। बहुत बाद में जब हम बात करते हैं कि बच्चे 12th क्रॉस भी कर देते हैं, उन्हें इनर्शिया का मतलब ही नहीं समझ में आता ये एक्चुअली है क्या। तो इनर्शिया आप एक ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। ज़िद्दी बच्चा नहीं होता, ज़िद्दी बच्चा क्या होता है, ढीठ बच्चा, कि अगर उसे आप बोल दो कि बेटा कि चुपचाप बैठ, वो बहुत शैतानी कर रहा है, ठीक है, आप उसे बोल दो कि चुपचाप बैठ, तो चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही ढीठ है, वो अपोज कर रहा है कि नहीं मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, मैं ऐसे ही चिल्लाता रहूँगा, मैं ऐसे ही क्या करता रहूँगा, शरारत करता रहूँगा। तो एक ढीठ बच्चा, जो एक ढीठ बच्चे के अंदर प्रॉपर्टी है ना, ढीठपन, उसको मान लो इनर्शिया। और फिजिक्स की फॉर्म में इनर्शिया को हम क्या कहते हैं, ये एक एबिलिटी होती है बॉडी के अंदर जो किसी भी चेंज को होने से रेजिस्ट करती है। तो आप समझ लीजिए कि ये बॉडी है वो बच्चा, ये डस्टर क्या है, वो ज़िद्दी बच्चा, ठीक है। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, जो ज़िद्दीपन वाली प्रॉपर्टी, जो उस बच्चे के अंदर ज़िद्दीपन वाली प्रॉपर्टी थी ना, तो इसके अंदर वो कौन है, ज़िद्दीपन, यहाँ पे इनर्शिया। अब यहाँ पे इनर्शिया क्या है, अब आपको दिखाना है ये इनर्शिया, मुझे आपको दिखाना है कि क्या है इनर्शिया। ये बॉडी अभी यहाँ पे रखी हुई है, तो यहीं पे रहेगी, बिल्कुल रहेगी, ठीक है। जब तक कि ये रेस्ट में कब तक रहेगी, जब तक कि मैं इस पर क्या ना करूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूँ, ठीक है। जब मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा भी रही हूँ तो तभी भी ये हिल नहीं रही है, लेकिन अगर मैंने अपने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाई तब जाके हिल रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि एलिफेंट, ठीक है, एक एलिफेंट है और एक क्या है, रैबिट है। जब मैंने, देखो दोनों ही बॉडीज़ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, मास का डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं एलिफेंट पे जितना मैंने इस डस्टर पे फोर्स लगाया ना, उतना ही फोर्स मैं एलिफेंट पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये बताइए वो एलिफेंट अपनी जगह से हिलेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा, अभी उसकी स्टेट क्या है, रेस्ट की है। जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगी, इतना फोर्स जितना मैं इस डस्टर पे लगा रही हूँ, क्या इतने फोर्स से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा, मतलब मोशन में आएगा? आपका आंसर क्या होगा, नो होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो अपनी स्टेट को पकड़ के रख रहा है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में नहीं आ रहा है। तो वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो अपनी वो स्टेट को चेंज होने से रोक रहा है, उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और आपको ये बता दे कि इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के होता है, जितना ज़्यादा मास उस बॉडी का, उसके अंदर उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी, मतलब इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो गैलीलियो ने अपने उसमें एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में क्या बताया, इनर्शिया प्रॉपर्टी के बारे में बताया। और क्या बताया उन्होंने, ये कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई बॉडी ये है रेस्ट में ही है, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म लगाना जरूरी है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, कब तक, जब तक कि हम इस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो ये अपनी स्टेट को किस वजह से पकड़ के रख रही है, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से पकड़ के रख रही है। कब तक पकड़ के रखेगी, ये इनर्शिया उसके अंदर कब तक होगा, अब ये बताइए। वो शरारती बच्चा, वो जो शरारत कर रहा है, ढीठपना दिखा रहा है कि नहीं मैं शरारत करूँगा, वो कब तक रहेगा। अब आपने उस बच्चे के एक थप्पड़ लगा दिया, उसे डरा दिया कि बैठ जाओ बैठ जाओ, या फिर आपने उसे बोल दिया कि देखो आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगी, तो यहाँ पे आपने क्या करा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ है कि जब तक आप किसी रेस्ट बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, या यूनिफॉर्म मोशन कर रही बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। कब तक, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें जिससे वो अपनी स्टेट को चेंज कर दे। तो इस पर्टिकुलर लॉ को बोला गया था लॉ ऑफ इनर्शिया, विच इज़ गिवन बाय गैलीलियो, ठीक है। अब आपको ये लॉ किसकी तरह लग रहा होगा,
न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरह। तो अब बारी आती है हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन की, ठीक है, जिनके नाम पर ही ये पूरी मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि न्यूटन ने गैलीलियो के ही पॉइंट ऑफ व्यू को लिया, उनके लॉ को लिया, उसको और क्या करा, आगे बढ़ाया, मतलब इसको फर्स्ट लॉ बनाया, उसको उन्होंने आगे फिर सेकंड लॉ के हिसाब से ही बताया, सेकंड लॉ भी दिया, थर्ड लॉ भी दिया, और ऐसे ही वो 3 लॉ फिर न्यूटन के नाम से जाने गए। और उन्होंने वो लॉ निकालते टाइम, बताते टाइम वहाँ पे एक्सप्रेशन भी दी, फॉर्मूला भी दिया कि जो फोर्स है वो किस किस चीज़ों से रिलेट करेगा, ठीक है। तो जो ये लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने दिया था, वो कौन सा लॉ जाना गया, आइजैक का फर्स्ट लॉ जाना गया। तो इनर्शिया क्या है, वो टर्म जो सबसे पहले गैलीलियो ने फाइंड आउट किया था, ठीक है। बट जो लॉ ऑफ इनर्शिया है जो गैलीलियो ने दिया था, उसको आगे और अच्छे से अपने वर्ड्स में किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने दिया। वही है मीनिंग, सबका वही है, मीनिंग वही है कि अगर कोई बॉडी, इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ़ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस an external force acts on it to change its state of rest or motion और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि वो जो लॉ है वो वहाँ पे इनर्शिया को डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब इसके बाद बात आती है कि इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टाइप्स ऑफ इनर्शिया देख लीजिए, यहाँ पे इनर्शिया 3 टाइप्स का है। अब यहाँ पे देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया के साथ जो टर्म आ रहा है ना, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, तो ये समझ लीजिए वो बॉडी उसी स्टेट में ही रहना चाहती है, मतलब वो अपनी स्टेट बदलना नहीं चाहती। जैसे वो बच्चा क्या करना चाह रहा था, शरारती था वो बच्चा, तो शरारत करना चाह रहा था, तो जो शरारत है वो उसके ढीठपन के साथ आएगा। तो वैसी इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया प्रॉपर्टी के साथ जो टर्म आ रहा है वो बॉडी उसी ही स्टेट में है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या, देखिए इनर्शिया का मतलब क्या, अपोज करना, ठीक है। तो ये एक ऐसी टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। तो इट मीन्स इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है, ये बता रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब समझ लीजिए कि कोई कार है, वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में ही है, जब तक कि आप उसमें क्या ना दोगे, एक्सेलरेटर ना दबा दो, ठीक है, या ब्रेक ना लगा दो, उसकी स्पीड क्या रहेगी, वो उतनी ही बनी रहेगी, 40 मीटर पर सेकेंड ही बनी रहेगी। तो वहाँ पे वो बॉडी मोशन में है, कब तक वो मोशन में ही रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो वो कौन सी इनर्शिया को बता रही, इनर्शिया ऑफ मोशन को, ठीक है। इट इज़ दी टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अगर कोई बॉडी समझ लीजिए राइट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में चल रही है, तो राइट डायरेक्शन में ही चलती रहेगी, किस प्रॉपर्टी की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। जब तक कि उस पर हम कोई ब्रेक या कोई एक्सेलरेटर या फिर उसको हम फोर्स ना प्रोवाइड कराएं उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तब तक वो उसी डायरेक्शन में ही चलती रहेगी बॉडी। तो वो उसी डायरेक्शन को किस वजह से पकड़ के रख रही है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे। एक मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशंस बता देती हूँ कि जब कोई बस है, ठीक है, और अंदर पैसेंजर्स बैठ रखे हैं, जब कोई बस अचानक से मूव करना स्टार्ट करती है, तो जो उसके अंदर बैठे पैसेंजर है वो पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, तो वो कौन सी इनर्शिया की वजह से गिरते होंगे। देखिए अभी जब बस रेस्ट में है, ठीक है, तो पैसेंजर जो अंदर बैठे हुए हैं उसकी सीट में, तो वो भी क्या है, रेस्ट में है ऑब्वियसली। जब बस क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी अचानक से, तो उनके साथ, जो उस बस के साथ जो पैसेंजर उसके अंदर बैठे हैं, तो जो उनका कौन सा वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, वो बस के साथ अटैच है, बस की सीट के साथ अटैच है, तो वो तो मोशन में आ जाएगा। लेकिन जो अपर पार्ट है बॉडी का, जो पर्सन का अपर पार्ट है बॉडी का, वो तो क्या है, फ्री है, वो तो बस के साथ अटैच नहीं है, बेस के साथ अटैच नहीं है। तो वो क्या है, वो अपनी पुरानी स्टेट में ही रहता है। कौन सी स्टेट में, रेस्ट स्टेट में ही रहता है।
तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, कि ताकि इनर्शिया का मतलब कि वो अपनी रेस्ट पोजीशन को मोशन में नहीं ला सकता, तो ऐसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो जो बॉडी है वो कहाँ की तरफ जर्क करती है, पीछे की तरफ बैकवर्ड जर्क लगता है उस बॉडी पे। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहाँ पे उस पैसेंजर पे पीछे की तरफ जर्क लगता है। ठीक है। ऐसी अगर आपसे बात करें कि कोई मूविंग बस है, वो अचानक से अगर ब्रेक लगाती है, रुक जाती, स्टॉप हो जाती है, तो पैसेंजर कहाँ की तरफ गिरते हैं, फॉरवर्ड गिरते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो क्यों गिरते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि जब पहले बस मोशन में थी तो पैसेंजर भी उसके साथ मोशन में थे, उनका लोअर पार्ट भी मोशन में था और अपर पार्ट भी मोशन में ही था बस के साथ। लेकिन जैसे ही बस क्या हो जाती है, सडनली स्टॉप हो जाती है, तो जो उनका लोअर पार्ट अटैच रहता है बस के साथ वो तो जल्दी से रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट रहता है वो किस में रहता है, मोशन में ही रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो जो अपर पार्ट होता है वो कहाँ की तरफ जर्क कर जाता है, उनको कहाँ की तरफ जर्क लगता है, फॉरवर्ड जर्क लगता है। ठीक है। ऐसी अगर मैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करूँ तो आपने देखा होगा, कभी आप पहाड़ या गांव की तरफ गए होंगे तो उसमें एक बहुत सारे टर्न्स आते हैं। ठीक है। 7 मोड़ में भी गए होंगे तो उसमें बहुत सारे टर्न्स आते हैं। तो समझ लीजिए जब बस क्या कर रही है, टर्न लेती है एक तरफ, तो आपकी बॉडी दूसरी तरफ गिर जाती है, देखा होगा। तो वो किस वजह से गिरती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो पहले से जो पहली डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में ही रहती है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो इस तरीके से क्या होती है, जर्क खाती है जब कोई बस अपनी डायरेक्शन क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो। ऐसे ही अगर एक और यहाँ पे एग्जांपल दे दें कि व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री द मैंगोज फॉल डाउन। कभी कभी क्या होता है, जब हम ब्रांचेस को हिलाते हैं तो मैंगोज नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि जब पेड़ और मैंगो पहले वो स्टार्टिंग में क्या थे, रेस्ट में थे, लेकिन जब कोई पर्सन आएगा और उस ट्री को हिलाएगा तो क्या होगा, ट्री तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो उसमें लगे हुए फ्रूट्स हैं वो क्या है, पहले वाली स्टेट में ही है, मतलब रेस्ट स्टेट में है। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो झड़ के नीचे गिर जाएंगे। और आपने एक और यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, द मड फ्रॉम द व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, कि जब भी आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे बहुत कीचड़ रहता है और जब व्हीकल उस पर चलता है, उस कीचड़ के ऊपर चलता है, तो क्या होता है, वो व्हील्स के थ्रू वो कीचड़ टेंजेंशियल फॉर्म में गिरता है। तो वो टेंजेंशियल फॉर्म में क्यों गिरता है, अब देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, उस कीचड़ की जो किस पे लगा हुआ, व्हील पे लगा हुआ है। अब जब वो व्हील घूम रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कीचड़ उस पर लगा हुआ है, तो वहाँ पे उस कीचड़ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कीचड़ लगा होगा, जैसी वो व्हील किस में आएगा, मोशन में आएगा, तो वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो जो कीचड़ है वहाँ से हट जाएगा और वो टेंजेंशियली क्या करेगा, गिर जाएगा बाहर की तरफ। अब जब टेंजेंशियली बाहर की तरफ गिरता है तो अगर इधर उधर जो इंसान जा रहे हैं, पासिंग बाय जा रहे हैं, तो क्या होता है, उनके क्लोथ्स में कीचड़ लग सकता है। तो उससे बचने के लिए जो व्हील्स होते हैं उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, मड गार्ड लगाया जाता है। तो मड गार्ड का मेन यही काम होता है कि जो भी मड टेंजेंशियली फ्लाई ओवर करके इधर उधर गिरेगा तो वो मड गार्ड पे लग जाए और इधर उधर जा रहे जो भी लोग हैं उनके क्लोथ्स बच जाएं उस कीचड़ से। और आपको एक चीज़ और बता दें, जो न्यूटन का भी आपको पता चल चुका है कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो किससे इंस्पायर्ड था, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। उनके लॉ से इंस्पायर्ड होकर न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था। और ये फर्स्ट लॉ जो उन्होंने दिया था वो किस फॉर्म में था, क्वालिटेटिव फॉर्म में था, मतलब ये थ्योरेटिकल फॉर्म में था, इसमें कोई डेरिवेटिव पार्ट नहीं था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर क्यों बोला गया है, क्योंकि हम वहाँ पे कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ मोशन की बात कर रहे हैं, कि जिसमें बॉडी कैसा मोशन कर रही है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। ठीक है। और इसको हम किससे इंडिकेट कराते हैं, पी से इंडिकेट कराते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ दी क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, कि कोई बॉडी कितना मोशन करेगी,
कितना अमाउंट तक मोशन कर सकती है जब उस पर हम फोर्स लगा दें, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन अ बॉडी इट इज़ नोन एज लीनियर मोमेंटम। जैसे कि अगर कोई बॉल है उसको आपने थ्रो किया, अब वो कितनी देर तक वो मूव करती रहेगी, वो क्या प्रॉपर्टी बताती है, कौन सी क्वांटिटी को बताती है, लीनियर मोमेंटम को बताती है। और लीनियर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दी बॉडी, जिसमें आपको पता है वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो P इज इक्वल्स टू एम वी। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे P इज इक्वल्स टू एम वी, ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। इसकी SI यूनिट की बात करूँ तो क्या बनेगी SI यूनिट, तो फॉर्मूले के हिसाब से बताइए मास क्या होता है kg में नापते हैं, वेलोसिटी को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड में, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालने के लिए आएगा तो कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला तो बहुत अच्छे से पता है आपको कैसे निकालते हैं। kg की जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल M, एक ही बार है तो इसलिए 1 लिखेंगे, एक ही बार का M लिखेंगे। यह है मीटर, मीटर तो मीटर को L से दिखाते हैं लेंथ, और सेकेंड है टाइम तो T-1 ml T-1 इज़ दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। और आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, V और M का कैसा रिलेशन आएगा, तो P अपॉन M इज इक्वल्स टू V भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, जिससे हमें पता लग रहा है कि अगर लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का कांस्टेंट हो तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आता है मास के, मतलब जितना ज़्यादा मास बॉडी का उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। और अगर इसका ग्राफ बनाए हम वेलोसिटी और मास का, तो कैसा बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा, जिसमें हमारे पास मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और ये एक ऐसा लॉ है जो यहाँ पे फोर्स को मेजर करता है, मतलब जो फोर्स जिससे मेजर हो सकता है उसका फॉर्मूला किससे डिराइव होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सो इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम करके, मतलब पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the external force applied on the body। और ये आपको ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सर्शन हो रहा होगा। मतलब जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसका, वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। इसे और अच्छे से अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा F इज इक्वल्स टू K dP बाय dt। हम इसे वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे K की वैल्यू 1 हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dP बाय dt, ठीक है। और आपने पढ़ रखा है मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी, अभी पढ़ा था आपने, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं F इज इक्वल्स टू d बाई डी टी एज इट इज़, और P की जगह क्या आ जाएगा mv, जिसमें से आपको पता है डिफरेंशिएशन में जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ऑलवेज हमें मास कांस्टेंट ही लेना है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग मोशन, इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो m इधर आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा किसका, वेलोसिटी का। ये किसका फॉर्मूला है, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो आपने इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो इसके बदले हम क्या रिप्लेस करा सकते हैं, एक्सेलरेशन, और F इज इक्वल्स टू ma, जो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा रिलेशन, ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है F इज इक्वल्स टू ma किस पर्टिकुलर लॉ से रिलेट करता है न्यूटन के, तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। देखिए तो अभी बताया था ना कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करे तो उसकी स्पीड कोई चेंज नहीं होगी, तो इट मीन्स उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसे याद रखना कि कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है उसका, तो इट मीन्स कि उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। अब बात आती है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था उससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो पहला इसमें कंसेप्ट आता है इनर्शियल मास का। तो जब हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि मास इन्वर्सली प्रोपोर्शन निकल के आ रहा है एक्सेलरेशन के, कब, अगर यहाँ पे फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो किसी भी बॉडी पे।
और आपको अभी मैंने बताया था कि किसी बॉडी का जो मास है जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी, इनर्शिया उसका उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब अपोज करने की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जिस बॉडी के अंदर इनर्शिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा वो उतनी ही कम एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा वो उतना ही कम क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो देखिए यहाँ पे मास डायरेक्टली इनर्शिया से रिलेट कर रहा है, तो इसीलिए इस मास को हम किस नाम से जानते हैं, इनर्शियल मास के नाम से भी जानते हैं। इनर्शियल मास क्या होता है कि जितना ज़्यादा इनर्शियल मास किसी बॉडी के अंदर वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट करेगा अपनी स्टेट को चेंज होने से, मतलब वो बॉडी उतनी ही ज़्यादा कम एक्सेलरेट करेगी। सेकेंड, हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, F = ma से हम यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, A = F/m। तो अगर हमें फोर्स की वैल्यू पता हो, मास की वैल्यू पता हो उस बॉडी की, तो इट मीन्स कि हम वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता लग सकता है, यहाँ से ये पता लग रहा है कि ऑलवेज जो भी एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हमें मास और एक्सेलरेशन पता हो किसी बॉडी का, तो हम यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि वो उस बॉडी पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा होगा।